प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो को नमन करता हूँ। और आदरणीय शिवपाल भैया, मामा जी कही थे तो इसमें चुनाव लगा है, दूसरा मामू तैयार है, इससे बड़ा भ्रम हो जाते। जिनके सामने खड़े होकर मैं अपना नाम भी नहीं बता पाता, आज उनकी उपस्थिति में आपने मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है। क्या बात। आइए चार पंक्तियों से मैं बात शुरू करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। और फिर व्यंग की यात्रा करवाता हूँ आपको। बिल्कुल। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। घनाक्षरी हिंदी का हमारे एक पारंपरिक छंद है और बड़ी लोकप्रिय विधा है। रीति काल से लेकर के आधुनिक काल तक कवियों ने तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। और मुझे याद आता है कि एक संगीतकार जंगल में मृदंग बजाता था। उस नीड़ जंगल में उसका मृदंग सुनने कोई नहीं आता था। संगीतकार ने एक दिन देखा कि बकरी का बच्चा आता है जो मृदंग की थाप के साथ साथ उछलता है, कूदता है। संगीतकार को जिज्ञासा हुई। उसने उस बच्चे से पूछ लिया कि बताओ तुम कौन हो। उस बकरी के बच्चे ने जवाब दिया। आप बकरी के बच्चे का जवाब सुने और आपकी तालियां मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करें। बकरी के बच्चे ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता साहित्य क्या है, संगीत क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा है मेरी माँ के शरीर का है। क्या बात। जब आपके हाथ का स्पर्श पाता है तो माँ से जुड़ी हुई मेरी संवेदना जाग जाती है और मैं नाचने लगता हूँ। तो आइए मैं चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खोल करके मुझे जोरदार तालियों से आदेशित करें। छंद निवेदित है कि गुरु पद रज का ललाट पे तिलक करे। गुरु पद रज का ललाट पे तिलक करे। गौरी सुत मंगल करण को नमन है। ज्ञान के प्रकाश से जो जग जगमगती हो। वीणा पाणी तिमिरे हरण को नमन है। ओज माधुरादि गुण शब्द शक्ति को नमनो। रस छंद गति अति गण को नमनो है। वो सारे तीर्थों का पुण्य जहाँ वास करता हो। माँ पिता के पावन चरण को नमन। सारे तीर्थों का पुण्य जहाँ वास। और चार पंक्तियां निवेदित हैं कि भारतीयता की रहे सदा भावना प्रबल और ना किसी के प्रति मन में ही द्वेष हो। रस खानों के सवैया उतने ही प्रिय लगे जितने की तुलसी के राम जी विशेष हो। गंगा जमुना की संस्कृति के पुजारी बने। शाम रस ओत प्रोत पूरा परिवेश हो। ओ पम के धमाके खूनी दंगे विस्फोट न हो। बुद्ध महावीर जी का अनुगामी देश हो। पम के धमाके खूनी दंगे। इस तरह आप तालियां बजाएंगे तो मेरी 3 पीढ़ियां पल जाएंगी। आभारी हूँ आपका। ये गांव का नाम आपने क्या बताया था भैया? घोरसा। घोरसा। मेरा पिछली वैकेंसी में मेरा एक मित्र यहाँ शिक्षक बनकर आया माध्यमिक विद्यालय में। अब हेड मास्टर साहब ने मामा जी उसे 8वीं की कक्षा में पढ़ाने के लिए भेज दिए। अब 8वीं के बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे थे प्रकाश। तो कक्षा में ले गए, खिड़की बंद किए, दरवाजा बंद किए, टेबल पर मोमबत्ती रखकर जलाए और एक रामपाल के नाम से रामपाल नाम के एक बच्चे से पूछे बताओ बेटा प्रकाश आया कहाँ से? तो पीछे से श्यामपाल ने मोमबत्ती में फूंक मारी। बोले बताइए गुरुजी प्रकाश गया कहाँ से? बड़े कमाल के घोरसा के लोग हैं, बड़े कमाल के घोरसा के लोग हैं। बच्चों का तो कोई वही नहीं है। एक भतीजा है 7-8 साल का, आज 10 बजे
सो कर उठा। मैंने उसे डांटा, यार तुम्हारी उम्र के लाल बहादुर शास्त्री थे, नदी तैरकर विद्यालय जाते थे, एक तुम हो 10 बजे सो कर उठते हो। भतीजे ने जवाब दिया, चाचा जी आपकी उम्र के लाल बहादुर शास्त्री थे, नदी आपकी उम्र के भगत सिंह थे, फांसी में झोल गए। आइए मैं व्यंग से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये कविता का मंच है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय विनय भैया, शिक्षा विभाग से ही उठाता हूँ कि कक्षा 10वीं का छात्र रामपाल पूरे 600 के पूर्णांक में 6 नंबर पाया। हमने विद्यालय स्तर पर सम्मान समारोह करने का मन बनाया। बात जैसे तैसे आगे बढ़ी। कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्राचार्य महोदय की नजर पड़ी। देखते ही हो गए लाल पीले, सहयोगी भी पढ़ने लगे ढीले। अंततः अपने आप को साधते हुए, स्वयं में हिम्मत बांधते हुए हमने कहा, महोदय पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बालक होनहार है, लायक है, अगले चुनाव में क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक है, क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक है। व्यंग समझ में आए तो मुझे एहसास कराइएगा। 4 पंक्तियां और रखता हूं कि कांजी हाउस के प्रबंधक से हमने पूछा, आजकल सड़कों पर आवारा जानवर नजर नहीं आते, क्या बदल गए इनके इरादे? प्रबंधक जी बताए, ये आवारा जानवर आजकल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शहर में चुनाव है, हाई कमानों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाई कमानों के और मुखर हो जाइएगा, हाई कमानों के चक्कर लगा रहे हैं। जिस दिन इनके सारे हथकंडे असफल हो जाएंगे, ये आवारा जानवर गंदगी करने पुणे सड़कों पर उतर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यंग समझ में आया हो तो एक वानगी और रखता हूँ। बिल्कुल रखिए। मैं रीवा से बस में आ रहा था तो मेरे बाजू वाली सीट में एक सरदार जी बैठे थे। उन्होंने मेरे से पूछा, आप कवि हैं, मैं आपको सुनता हूँ यहाँ वहाँ, इतना सारा दिमाग आपको कहाँ से आता है? मैंने अपनी सीखा दिखाई। बोले हमने कहा एंटीना का काम करती है। अब सरदार जी से सच मानिए रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। बोले हमारे तो पूरा डिक्स लगा हुआ है। हमने कहा सरदार जी माना कि आपके डिक्स है, 36 चैनल हैं, लेकिन आपकी दाढ़ी बड़ी है, अर्थ पाके निकल जाता है। आइए व्यंग संभालिएगा, आप मेरे रंग में आ चुके हैं कि पानी, आदरणीय शरद जी, कि पानी की समस्या को देखते हुए हमने एक पत्र में विचारों को सहेजा, साधारण डाक से वरुण देव के नाम भेजा। लिखा, जलेश आपके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, आम आदमी एक एक बूंद पानी को लाचार है। आपके परोपकारी बादल आजकल परोपकार से दूर हैं, कितने निर्मम हैं, क्रूर हैं। ठीक 1 सप्ताह बाद वरुण देव का जवाबी पत्र आया। हमने शिवपाल भाई को पढ़कर सुनाया। लिखा था, व्यर्थ में ही बादलों से पानी की आशा है, क्योंकि आज का इंसान पानी का नहीं खून का प्यासा है। क्या बात है, क्या बात है, खून का प्यासा है। और एक प्रतिनिधि रचना रख करके आपका स्नेहाशीष चाहता हूँ। स्वागत है। आचार संहिता का पालन करते हुए बिना किसी टिप्पणी के केवल एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच से कि दहेज के इस दौर में जहाँ हमारी प्रदेश सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर बेटी के बाप को भी बचाना चाहिए। इसी भूमिका को आप ध्यान में रखें। और एक रचना आपकी अदालत में रखता हूँ। मामा जी आशीर्वाद चाहता हूँ कि एक चीखती चिल्ला, श्रद्धेय राम सखा नामदेव जी की पावन उपस्थिति है, नमन करता हूँ कि एक चीखती चिल्लाती हुई आत्मा को नरक से निकालकर यमदूतों ने धर्मराज के सामने पेश किया। हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमने इसके कर्मों का रजिस्टर देख लिया, जिंदगी भर झूठ और फरेब का व्यापार किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है, हमारी समस्या सुलझाइए, इस दुरात्मा के लिए नरक से बड़ी सजा बताइए।
चित्रगुप्त धर्मराज चित्रगुप्त को बुलाए, उनसे बताए भाई समस्या सुलझाओ, नरक से बड़ी सजा बताओ। चित्रगुप्त बोले भगवान समस्या का समाधान है, बिल्कुल आसान है, आप सुलझाइए, नरक से ज्यादा तड़पाइए, इस आत्मा को हिंदुस्तान में भेजकर लड़की का पिता बनाइए। क्या बात है, क्या लड़की का पिता बनाइए। सजा सुनते ही आत्मा छटपटाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, माफ कर दो, माफ कर दो, यह मेरे किस जन्म का पाप है। हिंदुस्तान में लड़की का पिता होना अभिशाप है, क्या बात अभिशाप है। क्या बात- भगवान क्या बात- क्या भगवान बात है, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में भेजकर मुझे लड़की का पिता बनाएंगे, यानी कि एक करेला दूजे नीम चढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में लड़की का पिता, व्यंग संभालिएगा, हिंदुस्तान में लड़की का पिता जिसे जवान बेटी और दहेज की ऊंचाई देखकर नींद नहीं आती है, जिसके चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट कटे हुए पेड़ की तरह सूख जाती है, जिसके जिंदगी में तीज और त्योहार नहीं आते, भूल जाता है होली का रंग और दीपावली के पटाखे, क्या बात। और दीपावली के पटाखे। अरे और तो और, जब दहेज के अभाव में बिटिया होलिका की तरह जलती है, हाँ बचाओ कहकर चीखती है, चिल्लाती है, उस वक्त बाप की आत्मा हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है, हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है। बिटिया की ऐसी निर्मम हत्या आंखों के सामने देखे, किसमें इतना साहस है, दम है। बाप के लिए हृदय विदारक पीड़ा क्या नरक की बड़ी सजाओं से कम है, क्या नरक की बड़ी क्या सजाओं बात से है, कम है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो।